चलिए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो अभी एक चार्ट दिख रहा है, ये डेल्टा कॉप का चार्ट है। अब डेल्टा कॉप के चार्ट को अगर आप देख ही रहे हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए ये एक आपके लिए बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डेल्टा कॉप में ख़रीदारी करते हैं तो आपका पहला टारगेट इसका जो रहने वाला है वो 260 है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई इसका 340 के आसपास के, ये इसके 360 के आसपास के ये टारगेट है। ठीक है, इसी के लिए हमको ये ट्रेड प्लान करना है। डेल्टा कॉप का ट्रेड किस लिए प्लान करना है? ऑल टाइम हाई के लिए। ये 400 के आसपास, ये 340, ये आपके टारगेट होने ही चाहिए मिनिमम। अभी कहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं? अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 140 के पास। अब 140 से 300 जाने का मतलब है अब ये नियर अबाउट 2x का आपका डबल का यहाँ पर मिनिमम टारगेट की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक आपको मैं ब्रीफिंग दे दूँ पहले। इक्विटी में जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है उसको समझ लीजिए। अभी जो YouTube के सेशंस में आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें 1 बाय 1 सेशंस के आप लिंक भी पोस्ट करा दूंगा। हम लोगों ने विप्रो में बाइंग प्लान की थी 430 से लेकर 440 450 की रेंज। ठीक है, अभी विप्रो जहां ट्रेड कर रहा है, रिसेंटली विप्रो 570 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हमारा विप्रो का जो टारगेट है इक्विटी में, देखिए जब हम लोग स्विंग करते हैं ना सर, मैं 570 टाइप कर रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग स्विंग करते हैं तो स्विंग में हमारे टारगेट बड़े रहते हैं। हम लोग स्विंग कभी 2 4 5 सेशन के लिए नहीं करते हैं, उसका तरीका अलग है, वो क्लासेस में आप सीखते हैं जब आते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोग अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं तो हमारा रहता है कि हम लोग बड़े टारगेट अचीव करने के लिए जाए। हमारी ये बाइंग रेंज थी, इस रेंज में हम लोगों ने पोजीशन को होल्ड किया, पहले खरीदा, एक बार हम लोगों ने ये प्राइस देखे, यहाँ से हम लोग लगातार खरीदारी करते हुए, और हमारा टारगेट क्या है पता है? इसका टारगेट है 800 प्लस। पहला टारगेट विप्रो का यहाँ से डबल है, इस जगह से जहाँ हम लोग खरीद रहे थे 800 के प्लस टारगेट पहला है ना। और इसी तरीके की खरीदारी आपके पास जो है वो डेल्टा कॉप है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग इन्फी भी खरीद रहे थे, TCS, HCL टेक। अगर बोला जाए मोटा मोटी तो हम लोग पूरे IT सेक्टर पर बुलिश थे। IT सेक्टर के साथ एक सेक्टर हमारी रडार पर और था, FMCG के साथ एक सेक्टर और हमारी रडार पर था जिसको हम कहते हैं क्या? हेल्थ केयर सेक्टर सर। तो इन तीनों सेक्टर में एक रैली चल रही है। इस FMCG सेक्टर में आप देखिए, अब जिन लोगों ने HUL नहीं खरीदा सर, तो अब बताइए क्या किया जाए? आप लोगों ने HUL नहीं खरीद पाया है ना। ये अभी तक आप देखिए, ये अभी इसमें पहला मोमेंटम 2200 से 2800 आप नहीं खरीद पाए सर। तो ये कैसे पता लगता है? इक्विटी में इतनी बड़ी रैलीज को कैच करने का तरीका क्या है? सिंपल प्रोसेस है, प्राइजेक्शन समझ लीजिए। अगर आपका प्राइजेक्शन पर कमांड बेहतर है तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। आप देखिए जरा वीकली टाइम फ्रेम पर 2020 से लेकर और ये 2017 2024, तो ये 4 साल में HUL ने क्या रिटर्न दिया है? कुछ रिटर्न नहीं दिया है। 2600 के हाई तब भी लगे थे 2020 में, अभी हम लोग 2700 क्रॉस करें। बस ये बात है, हम लोगों ने बॉटम पे पकड़ लिया कि रैली आने वाली है ना। ये रैली को कैसे पकड़ा? ट्रेड द ट्रैप के कॉन्सेप्ट से बताइए। कंसोलिडेशन एट टॉप, और कितने, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन नहीं, 2022 से लेकर 2024। इसको साइकोलॉजिकल प्राइजेक्शन को जो लोग समझते हैं, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, कल हम लोगों ने सीखा था है ना। जब हम लोग स्विंग लो से स्वीपिंग करते, वो एक मैंने आपको सिखाया था इससे पहले SMC का कॉन्सेप्ट, एक फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट सिखाया था है ना। फेयर वैल्यू गैप कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से ये ट्रेड द ट्रैप का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC कैसे काम करता है बताइए। पहली चीज, कंसोलिडेशन किसका साइन है? बायर्स बिहेवियर। अब मैं आपको HUL के टारगेट दे रहा हूँ 4000 प्लस जाएगा सर। अब आपके पास अगर इक्विटी में फंड अच्छे हैं, होल्डिंग अच्छी है, अगर फंड नहीं भी अच्छे हैं और इक्विटी में अच्छा होल्डिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास मोतीलाल ओसवाल के डीमैट का लिंक है, वहाँ पर आप अपना जो भी खरीदारी करते हैं उसको क्वार्टरली 3 से 4x, एक्चुअल में आपको 5x तक मार्जिन मिल जाएगा। अगर 1 लाख का फंड है तो 5 लाख तक की खरीदारी कर होल्ड कर सकते हैं क्वार्टरली। 3 महीने होल्ड करिए, 3 महीने के बाद क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, सेबी का रूल है। तो 3 महीने के बाद बेचकर अगले दिन फिर खरीद लीजिए जब क्वार्टरली सेटलमेंट का दिन हो। ठीक है, तो अगले 3 महीने फिर होल्ड कर पाएंगे। ऐसे आप कितने भी समय तक होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से कि नेक्स्ट सेशन 3 महीने बाद एक बार आपको पोजीशन को खरीद कर बेचना होगा, बेचकर दोबारा खरीद लेना होगा, आपकी पोजीशन दोबारा से चलने लगेगी। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो मोतीलाल का लिंक है उससे अपना डीमैट ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं टाइम्स कंसोलिडेशन। टाइम कंसोलिडेशन का मतलब है इस तरीके से बॉक्स बनाया कीजिए। अभी रिसेंटली गेल में भी इस तरीके का एक मोमेंटम बना हुआ था। ठीक है, अगर आप देखें कि NSPC में जो आपने देखा बड़ा मोमेंटम NSPC NTP, ये किस वजह से? ये बॉक्स में एक टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है।
अगर किसी प्राइस का कंसोलिडेशन 4 साल का हो, 8 साल का हो, जैसे कि जब हम लोग डीएलएफ की बाइंग कर रहे थे, देखिए आप लोगों की इक्विटी को लेकर अप्रोच बहुत ख़राब है, इस वजह से इक्विटी में लोग जाना नहीं चाह रहे। और मैं कहता हूँ इक्विटी में एक अच्छा पैसा बनता है, आप लोग वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश तो कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस आप ट्रेड करते हैं अच्छी बात है, इंडेक्स आप ट्रेड करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इक्विटी की तरफ बढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा पोटेंशियल कितना है और ट्रेड करना कितना आसान है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको हर हाल में कभी ना कभी बढ़ना ज़रूर होगा, ये बाजार का एक कट सत्य मान लीजिए। जो लोग कहते हैं एफएनओ करते करते अपना लाइफ नहीं, एफएनओ करते करते जिस दिन आपका कैपिटल बड़ा हो गया ना, अगर आप सक्सेसफुल भी हो गए, अब एक बात बताइए, 10 करोड़ से ऑप्शन बाइंग कीजिएगा क्या? 5 करोड़ से ऑप्शन बाइंग कीजिएगा क्या? नहीं कीजिएगा। या तो हेज कीजिएगा, हेज के बाद अगर कुछ रह गया तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इक्विटी की तरफ एक बार आना ही होगा, या तो अभी आप घाटे में तो आ जाइए या बाद में आ जाइएगा सर, वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन का फेज। अब एक बात बताइए, 2022 से लेकर 2024, ठीक है, 2022 से लेकर 2024, ये 2 साल के टाइम ड्यूरेशन तक अगर एक भाव एक ही रेंज को बनाकर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इस बॉक्स का ये कंसोलिडेशन बनाता है, इस रेंज में डिमांड सप्लाई इक्वल रही होगी। इसका मतलब है टॉप पर सप्लाई तो थी, प्राइस तो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, टॉप पर ट्रेड कर रहा है, तो एटीएस पर बिकवाली तो हो रही थी। एम फॉर्मेशन बना हुआ है, आप देखिए प्राइस ने टॉप लगाया, दोबारा गया और इसी एम फॉर्मेशन के पास जाकर रुक गया। अब यहाँ पर सप्लाई तो थी, आप देखिए पहले एक 2800 पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्राइस 1800 आया, 1900, दोबारा ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, तो डिमांड सप्लाई तो इक्वल हो गई, डिमांड सप्लाई तो इक्वल हो गई सर, है ना। तो डिमांड सप्लाई इक्वल होने में सप्लाई तो मिल रही थी क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन डिमांड कौन दे रहा है, प्राइस को रोक कौन पाया? और 2 साल तक, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन होता है। डीएलएफ की यही खरीदारी डीएलएफ को बहुत ऊपर ले जा रही है। सन टीवी की यही खरीदारी, सन टीवी में एक हायर हाइस के फॉर्मेशन, आप देखिए सन टीवी का प्राइस अभी रिसेंटली जाकर 800 के अबव आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। हम लोग 500 की खरीद से रखे हुए, जल्दी देखते भी नहीं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि उसके टारगेट 13-1400, फेयर वैल्यू उसकी जो है अगर आप देखेंगे तो 13-1400 है, अगर आप फंडामेंटल से निकाल लीजिए सन टीवी का, ठीक है। आप किसी भी इंडस्ट्री में सन टीवी अपनी इंडस्ट्री का आप समझिए कि टॉप गेनर है, उससे बेहतर कोई भी पी रेशियो पर कोई भी इक्विटी ट्रेड नहीं कर रहा है। पूरे एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सन टीवी अपने सेक्टर का सुप्रीम है सर, लेकिन बस वही पॉलिटिकल एक आप मान लीजिए कि फिगर है, इसकी वजह से वो मोमेंटम नहीं आ पा रहा था जैसा चाहिए था। अब वो ट्रेंड में है तो आपके सामने, ठीक है, ये डिमांड है और ये आपके सामने सप्लाई। तो सप्लाई तो यहाँ मिल ही रही है, सामने से कोई खरीदार खरीदारी कर रहा है, इस वजह से प्राइस यहाँ पर रुक पा रहा है। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। यही मैं आपको कल रजिस्टेंस का, जो कल शाम को हम लोगों ने सेशन किया 10 बजे, वहाँ भी मैं आपको बता रहा था कि रजिस्टेंस के वन टाइम में ब्रेक होने का सिर्फ एक तरीका है कि सेलर की जितनी बिकवाली हो उस सप्लाई को काटने के लिए वहाँ तैयारी कर लीजिए। ये पॉइंट हम लोगों का रह गया था, इसीलिए इस चार्ट पर हम लोग सीखना चाह रहे हैं। समझिए एचयूएल का ये जो फॉर्मेशन है, ये इसी तरीके का फॉर्मेशन है कि रजिस्टेंस हम लोगों ने क्या सीखा था कि पिछली बार जहाँ से प्राइस गिरा अगर वहीं पहुँच गए तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको सबसे बड़ा मोमेंटम तब मिलेगा जब इस सेलर को आप काट पाएंगे। क्यों? पिछला रेजिस्टेंस ही अगला रेजिस्टेंस है। अगर आप पहली बार उस सेलर के पास पहुंचे, वो प्राइस को गिराएगा जरूर क्योंकि सप्लाई पड़ी। अब यहां से 2700-2800 से प्राइस गिरकर 1900 आया, सोचिए कितनी बड़ी सप्लाई होगी, है ना। इतने बड़े एचयूएल जिसकी मार्केट कैपिटल सर इतनी बड़ी है, इतने बड़े मार्केट कैपिटल में 2800 के प्राइस को 1900 ले आना एक बड़ी बिकवाली। और उस बड़ी बिकवाली के बाद डिमांड आई, डिमांड के बाद दोबारा आप वहीं पहुंच गए, तो पिछला रेजिस्टेंस ही अगला रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो जब आप दोबारा पहुंचे तो यहाँ से प्राइस को दोबारा गिरना चाहिए, वो हो भी रहा है क्योंकि सप्लाई तो यहाँ पर पहले से है, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो पा रही। कारण यही एक रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम में ब्रेक करने का तरीका है। क्या तरीका है बताइए? तरीका सिंपल है कि यहाँ पर सेलर्स अपनी क्वांटिटी को सेल तो पहले से कर रहे हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट में उतनी ही बड़ी बाइंग खड़ी कर दें उनको काटने से पहले। उनको काटने से पहले का मतलब क्या है? एक अच्छा खरीदार तैयारी करके आगे बढ़ेगा। अगर आप अच्छे योद्धा हैं तो आप जब भी अपने बैटल में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे, तो पहले से तैयारी कर कर जाएंगे। या फिर डायरेक्टली अगर आप उतर गए युद्ध के मैदान में सर और आपके पास कुछ है ही नहीं है तैयार, तो आप तो घुसते ही मारे जाएंगे। तो वही, अगर आप निचले स्तर पर खरीदारी डिमांड क्रिएट करके बैठे हैं और आप सेलर के पास जब पहुंच गए, युद्ध के मैदान में पहुंच गए, तब आप खरीदारी नहीं कर रहे हैं और आप सीधा उसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो ट्रैप तो हो जाइएगा तय है। लेकिन अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं, मतलब आप एक अच्छे योद्धा, इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान यही है। तो क्या किया जाए?
सेलर का धर्म है सेल करना, क्योंकि उसने पिछली बार यहाँ पर सप्लाई की, उसके ब्लॉक ऑर्डर पड़े हैं, पेंडिंग ऑर्डर की वजह से प्राइस जब भी यहाँ पहुँचेगा तो पैनिक क्रिएशन होगा ही होगा, तय है। ठीक है, तो इस जो कन्फर्मेशन है वो ये है कि इस प्राइस पर सेलर बैठा है, और जो कन्फर्म नहीं है वो ये कि इस सेलर के अगेंस्ट में बाइंग कितनी उठ पाएगी, ये तय नहीं। कैसे तय होगा? जब प्राइस पहुंचेगा तभी तय होगा। एक अच्छा खरीदार वो है जो सेलर को काटने की कोशिश करने की बजाय उसकी क्षमता का आकलन करे। एबिलिटी पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि सेलर है कितना बड़ा, उसकी क्षमता पहचानिए। कैसे पहचानिएगा? आप उसके पास पहुंचेंगे तो जितने बड़े वो आपको पुल बैक देगा, पता लग जाएगा। जैसे अब बायर को यहाँ कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदनी कि एक बार में 5 लाख 10 लाख ऑर्डर कर, नहीं, बायर को बस प्राइस को सस्टेन कराना होता है। जैसे अगर यहाँ पर 3 लाख की शॉर्ट सेलिंग पड़ी, पहला क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ, जब प्राइस पहुंचा सप्लाई एरिया के पास तो 3 लाख ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट हुए, तो प्राइस अचानक से गिरने लगा। अगर आप अच्छे बायर हैं तो बस इतनी ही खरीदारी कीजिए, इस गिरावट को रोक दीजिए। डिमांड इक्वल हो गई, सप्लाई तो थी, डिमांड इक्वल हो गई, प्राइस रुक गया। जैसे ही दोबारा पहुंचा 3 लाख ऑर्डर और ट्रिगर हो गए, तो दोबारा से पैनिक क्रिएट होगा। आप दोबारा से इस सप्लाई को रोक दीजिए। क्या करना होगा? खरीदारी करनी होगी। इस खरीदारी का प्रोसेस क्या होगा बताइए? इस खरीदारी में आपको सिर्फ प्राइस में गिरावट रोकनी, तो कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी। जितनी बिकवाली की गई है, जितने सेलिंग ऑर्डर आए उसके इक्वल आपको खरीद लेना है, बस गिरावट रुक जाए, कैसे रुकी हुई। अब इस तरीके से जितना सेलर बेचता जाए उतना आप धीरे धीरे करते खरीदते जाइए। ये है एक सेलर को काटने से पहले तैयारी। ये एक अच्छे बायर का साइन है। क्या? कंसोलिडेशन नियर बाई रेजिस्टेंस। एक अच्छा खरीदार एक रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेशन तैयार करता है, वो उसका एक बाइंग जोन होता है। उसका बाइंग जोन होता है किसका? बायर का। अब सोचिए, यहाँ से ये मोमेंटम की शुरुआत हुई और 800 की इक्विटी आप देखिए 2800 हो गई, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो तय थी। पहला प्रॉफिट बुकिंग ये 2020 में ये 26-2700 के हाई लगे, फिर 2800 के हाई लगे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग तो आपके सामने हो गई। ठीक है, ये बात तय है, इतने बड़े मोमेंटम की बात प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ खरीद कर बैठा है वो निकलने की कोशिश करेगा, एग्जिट चाह रहा होगा। तो जिन इंस्टीट्यूशंस ने एग्जिट किया तो क्वांटिटी एक जगह से दूसरी तरफ जाएगी, कहीं कोई और इंस्टीट्यूशन अब खरीदारी के लिए इंटरेस्टेड होगा। और इतनी बड़ी खरीदारी, जितनी बड़ी सप्लाई है, इतनी बड़ी खरीदारी के लिए क्या चाहिए सर? अमाउंट और टाइम, पैसा और समय दोनों चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई के बराबर डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या होगा? एक्यूमुलेशन नियर बाई रेजिस्टेंस। तो इसी को मैंने कहा कंसोलिडेशन नियर बाई रेजिस्टेंस। एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन को आप एक समानार्थी शब्द मान सकते हैं, सिनोनियम मान सकते हैं। जब आप बाजार में अगर कोई प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जरूर हुआ है। इसीलिए जब कोई प्राइस कंसोलिडेशन करके अपना लो ब्रेक करता है तो मैं कहता हूं उस प्राइस में शॉर्ट करने से बचा जाए और वेट किया जाए। देखिए रिसेंट एग्जिट अभी जब लो ब्रेक करेगा तो सर्टेन मोमेंटम तो पैनिक में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक बात कंसोलिडेशन से तय हो जाती है, ये प्राइस लौट कर इस रेंज में आएगा ज़रूर और इस रेंज के हाई ब्रेक करेगा। क्यों? एक बड़े खरीदारों ने इस भाव पर अपनी पोजीशन खरीद रखी है। अब वो एग्जिट चाहेंगे तो हायर प्राइस पर, और हायर प्राइस तभी आएगा जब डिमांड क्रिएट होगी। और डिमांड चाहे उनको खरीदारी अब निचले स्तर पर, उन्होंने हायर लेवल पर खरीदारी कर ली है। जब अगर कोई खरीदार 2600-2700 का भाव खरीद रहा है और उसको आप 2400 खरीदने के लिए दे देंगे, 1900 क्यों नहीं खरीदेगा? वो और खरीदेगा, ज़्यादा खरीदारी करेगा। बात क्लियर हो रही? तो एक एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन को आप सिनोनियम मान सकते हैं इस बाजार में। तो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास, क्या बोला मैंने? एक रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर कोई प्राइस आकर इस तरीके से कंसोलिडेशन का बिहेवियर करे और इतना बड़ा टाइम, सोचिए, देखिए एक टाइम पीरियड का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। आप सोचिए इसी बाजार में आप देखते हैं FII DIA का डेटा, और इंट्राडे में आपके सामने एक एक सेशन में हजार करोड़ की टोटल सेलिंग और टोटल बाइंग होती है। 4000 करोड़ 5000 करोड़ होती है आपके सामने। और यहाँ तो ये कंसोलिडेशन का आप पीरियड देख लीजिए तो आपको पता लगेगा 2022 से लेकर 2024 तक चला है। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन के पीरियड में एक बार भी 2850 को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की गई। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तैयारी की गई 2 साल तक। जिस बाजार में रोज का लिक्विडिटी 4-5 हज़ार करोड़ बाइंग और नेट बाइंग जो रह जाती, टोटल बाइंग और सेलिंग तो इससे बड़ी, FII का डेटा अलग, DIA का डेटा अलग, फिर तो बहुत बड़ा डाटा आपके पास आएगा, है ना। तो इतने बड़े बाजार में जहां पर इतना फंड इंट्रोड्यूस होता हो और एक लार्ज कैप इक्विटी में 2 साल के कंसोलिडेशन में कितनी बड़ी खरीदारी हुई होगी, जरा सोच कर देखिए। इंस्टीट्यूशंस ने कितना बड़ा पैसा अपना कैपिटल डिप्लॉय कर दिया होगा आपके आंखों के सामने।
अब इस समय एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हुए लोग बहुत कम दिखते थे। अभी पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ ऐसा हो गया जब से ये 2400 से 2800 पहुंचने लगा है कि एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात होने लगी। ठीक है, मैं इसी बात को बोलता हूँ वॉल्यूम में जब मैं सेशन करता हूँ। अगर वॉल्यूम की सीरीज़ आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वॉल्यूम की सीरीज़ मैं दोबारा से शुरुआत करूँगा और एक एक करके, वॉल्यूम के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं सीखने के, है ना, तो वॉल्यूम को एक एक करके हम 1 बाई 1 सेशन में सीखेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम में मैं आपको क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम डेड हो जाना चाहिए। वॉल्यूम डेड होने का मतलब है मोमेंटम डेड हो जाना होता है सर। अगर कहीं वॉल्यूम डेड हो गया तो मोमेंटम डेड हो जाएगा। जहाँ वॉल्यूम और मोमेंटम डेड हो गए, रिटेलर्स की नज़र हट गई, वहाँ पर किसी की नज़र नहीं है, और जहाँ पर किसी की नज़र नहीं है वहीं मोमेंटम है। अगर आप गौर करें, इस प्राइस में ये डिमांड उठने से पहले ये 6 हफ्ते का सबसे बड़ा रोल है। इस 6 हफ्ते में ना तो कोई गिरावट थी ना कोई अप ट्रेंड था। प्राइस क्या था, डिमांड सप्लाई बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी, इक्वल। प्राइस एक देखिए, इस रेंज का लो देख लीजिए 2200, इस रेंज का हाई देख लीजिए 2280, 2290, 100 पॉइंट की रेंज में एचयूएल 6 हफ्ते तक ट्रेड किया। वही कारण था ये डिमांड उठने का सबसे बड़ा। ठीक है, अब देखिए 2 साल का एक्यूमुलेशन। अब ये 2 साल के एक्यूमुलेशन से क्या इंपैक्ट हुआ, एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर है जो इतने समय तक खरीदारी कर सकता है, रिटेलर की क्षमता की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब है आप माइंड से कितना स्ट्रांग है, एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर आप जो भी एचयूएल को 2022-23 में खरीद रहा था इस पर्पज से कि यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक अच्छे खरीदार हैं, 22, 23, 24, 3 साल जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया उनका रिटर्न तो कुछ नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे एसआईपी चला रहे होंगे। ठीक है, उनको पता चल गया कि प्राइस में ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो खरीदारी होगी। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने देख लिया, नियर बाई रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद बड़ा मोमेंटम। ठीक है, अब वो खरीदारी कर रहे हैं। तो कोई भी प्राइस जब 2 साल तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तो वो चलने से पहले क्या करेगा, इस रेंज में जितनी भी खरीदारी हुई हो, अगर वो इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर किसी भी रिटेलर के पास क्वांटिटी रखी है, उनको एक एग्जिट वेव दिया जाता है। एग्जिट वेव का मेरा मतलब है, अगर आप आरबीएल बैंक के प्राइस से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा आरबीएल बैंक में एक मूव आया था 240 से, प्राइस ने लगभग 75 या 80 के लो टच कर दिए थे। अभी आरबीएल बैंक देखिए दोबारा 250 ट्रेड कर रहा है। वो आरबीएल बैंक की एक एग्जिट वेव थी कि जो भी इन्वेस्टर बैठा हुआ है और जो कमज़ोर इन्वेस्टर है, मतलब उसकी पकड़ मजबूत नहीं है प्राइस पर, वो टाइटली होल्डिंग को नहीं समझता है, तो वो लोग बेचकर भाग जाएंगे जब उनको इस तरीके का पैनिक दिखाया जाएगा। तो जो प्राइस 2 साल से रेंज में है उसमें एक बार लो ब्रेक किए गए, ये देखिए 2400 के लो ब्रेक किए गए और एक लो लगाया गया 2200 का। किस वजह से, जो लोग यहाँ पर 2 साल से खरीदारी कर रहे हैं उनको इस तरीके से डरा देना कि वो अपनी पोजीशंस को काट कर निकल जाए। ये रिटेलर्स की एग्जिट वेव। ये किस लिए ज़रूरी होती है, जिस प्राइस पर छोटे और मझले खरीदारों का वेटेज कम होगा, भार, वेटेज मूविंग एवरेज में ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एक एक सेशन मैंने आपका किया हुआ है, आगे भी करता रहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वेटेज मूविंग एवरेज का सेशन, वॉल्यूम का सेशन, चैनल को ओपन कीजिए, 1 बाई 1 देखिए सर। ठीक है, एक एक करके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी चैनल जो वीडियोज़ हैं, सेशंस हैं, उनके लिंक पड़े हुए हैं 1 बाई 1, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जिट वेव लाई गई रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही रिटेलर्स ने अपनी क्वांटिटी काटी, अब मोमेंटम की शुरुआत हुई। तो एक तो नियर बाई कंसोलिडेशन, वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ये कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लो ब्रेक होने के बाद प्राइस दोबारा उसी रेंज में आ गया, तो ये क्या है, ट्रेड द ट्रैप। इसी तरीके से बनता है कंसोलिडेशन, लो ब्रेक, सेलर को सेल दिखाया, जैसे ही शॉर्ट सेलिंग हो गई दोबारा प्राइस रेंज में आ गया, तो जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट सेलिंग की सारे ट्रैप हो गए। अब बाजार दोबारा इनको एंट्री का मौका नहीं देगा, अब प्राइस आपका हायर साइड मोमेंटम की तरफ निकल जाएगा। तो वही तैयारी हो रही है। ठीक है, ये वही अभी तो हो सकता है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, आप बोलिए कि कल को एचयूएल कल चल के चला जाए तो वो आपकी किस्मत है। ठीक है, ये मैं 2 दिन का या 4 दिन का व्यू नहीं दे रहा हूँ। 2 दिन के लिए हो सकता है ये 2-3% यहाँ पर नेगेटिव हो जाए, 4%, उससे मतलब नहीं। मेरा विजन है 1 साल 1.5 साल। अगर आप एचयूएल को 1 से 1.5 साल के लिए प्लान करेंगे तो आपके टारगेट 4000 के हैं, ये तय मानिए। ठीक है, तो 4000 तक इसको होल्ड रखिएगा पेशेंस से, और आपके सामने एक अच्छी इक्विटी है। इसी के साथ एक अच्छी इक्विटी डेल्टा कॉप भी, विप्रो भी है, इन्फोसिस भी एक अच्छा इक्विटी है, एचसीएल टेक भी एक अच्छा इक्विटी है। ठीक है, ये सारे शेयर्स एक अच्छी इक्विटी हैं जो अभी बाइंग में है। ठीक है, चलिए आज का सेशन अभी के लिए पर्याप्त है। अभी देखिए बैंक निफ्टी में रिसेंटली सेशन वही है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बताइए। वही
52,800 के आपके सामने हाई हैं, जब ब्रेक होंगे तब हायर साइड मोमेंटम। 51,800 के लो हैं, जब 51,800 के लो ब्रेक होंगे तो लोअर साइड मोमेंटम। जब तक प्राइस इस रेंज में है वॉलेटिलिटी इसी तरीके से रहेगी जैसे आज का बाजार है। आज के बाजार से बस इतना समझना है कि ये वॉलेटिलिटी आज जो आई है अब ये बजट सेशन तक रह सकती है कि प्राइस अप एंड डाउन तेज़ी से करे, एक तरफ तेज़ी से चल के चला जाए फिर तेज़ी से गिर जाए, है ना। इन चीज़ों को हम लोग टैकल कर सकते हैं अपने ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग के कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।